आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट को कवर कर लिया। ये हमारा 8वां सेट है। अगर आपने इस सभी सेट को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में जो है किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, तो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम मणिकरण है, और उस स्थान में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र जो है स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थित है, या जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जो वो जगह है जिसका नाम मणिकरण है, वहां पर का जगह जो है, वहां पर के जो पृथ्वी का जो जगह है वह अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है ना। वहां का तापमान बहुत ज्यादा है, तो वहां आपको भूतापीय माने भू माने जमीन, ताप तो जमीन के अंदर का तापमान बहुत अधिक है, तो वहां पर क्या लगाया गया है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है लगाया गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। असम में, राजस्थान में, मेघालय में, या बिहार में। तो सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होगा है ना, तो सोलर लाइट लगाना पड़ेगा है ना। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, सबसे अधिक संभावना किस राज्य में होगा, राजस्थान में होगा। क्यों? क्योंकि वहां जो है सिर्फ बालू ही बालू है, और गर्मी के दिनों में जो है वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां बारिश होता ही नहीं है, और आपका जो है बादल भी नहीं लगता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक जो संभावना होगी तो भारत के किस राज्य में होगा, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान में। बहुत आसान सवाल है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। भारत में जो है कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र जो है कार्य कर रहे हैं। 16, 18, 20 या 23। जैसे HPCL हो गया, IOCL हो गया, BPCL हो गया है ना, ये सब कंपनी। तो भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो टोटल अभी फिलहाल में आपको 18 कर रहे हैं काम, है ना, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न को अब हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र है ना की स्थापना कहाँ की गई। सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया, शिव समुद्रम में, देहरादून में, शिमला में, या दार्जिलिंग में। तो सबसे पहले कहाँ किया गया था जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, वो किया गया था आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान। तो आपका कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपका कर्नाटक में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है। मैंने यह सवाल जो है आपको सेट 7 में भी बताया था, है ना। कलपक्कम जो है क्वेश्चन नंबर 6, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक, केरल, या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब, अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, तमिलनाडु। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नहरकटिया तेल क्षेत्र, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, या त्रिपुरा में। तो नहरकटिया तेल क्षेत्र आपका किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की
सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? बरौनी, जामनगर, डिब्रूगढ़, बंबई हाई। तो इसमें से कोई नहीं होगा। कौन होगा? इसमें कोई है ही नहीं। जो सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है वह है आपका डिगबोई। कौन है? डिगबोई। किस राज्य में है आपका? असम में है। किस राज्य में है? असम में है ना। तो भारत की जो सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है वह कौन सी है? तो वह है आपका डिगबोई। किस राज्य में है? असम में है डिगबोई, है ना, सबसे पुराना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? लीजिए, एक ही सवाल दोबारा आ गया है ना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गंगटोक में, दार्जिलिंग में, डिब्रूगढ़ में या कलकत्ता में? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह किया गया था आपका दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? ये सवाल भी हो चुका है, दोबारा आ गया है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी? अगर दोबारा आ गया तो समझ जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा आ गया ताकि आपको याद रहे, है ना। तो डिगबोई होगा, मथुरा होगा, बरौनी होगा या जामनगर होगा? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो वो है आपका कौन? डिगबोई। किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? रुद्रसागर, नहरकटिया, अंकलेश्वर, डिगबोई। कौन है? चारों में से तेल उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा जो है गुजरात में स्थित है? तो वो है आपका अंकलेश्वर, है ना। कौन है? अंकलेश्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, एक आपका रबी फसल है ना, रबी, एक आपका रबी फसल और एक आपका खरीफ फसल। तो गेहूं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आप ध्यान में रखिएगा, आपका रबी फसल है। बाद बाकी जो भी होगा आपको खरीफ फसल होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जायद फसल भी है ना, जैसे कीड़ा हो गया, खीरा हो गया, कुकुम्बर हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, तो आप सिर्फ अगर रबी याद कर लिए तो आपको खरीफ याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप, तिलहन, है ना। ये सब आपका कौन फसल है? रबी फसल है। सिर्फ एक ये याद कीजिए, बाद बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो क्या कहा कि निम्नलिखित में कौन फसल जो है खरीफ है? तो गेहूं आपका रबी फसल है ना, सरसों रबी फसल है, मटर रबी फसल है। तो चावल जो है आपका वो कौन फसल होगा? खरीफ फसल होगा। ठीक है, सिर्फ रबी याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाद बाकी कुछ याद मत रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु या उष्ण शुष्क जलवायु? तो चावल के लिए जो है हमारा जलवायु अधिक तापमान होना चाहिए। उसके बाद जो है चावल को पानी भी ज्यादा चाहिए, तो आर्द्र भी चाहिए, है ना। चावल चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा होगा? तो उष्ण आर्द्र जलवायु होगा, है ना। उष्ण आर्द्र जलवायु का हमारा पौधा है। चावल तैयार होने के लिए हमको अधिक तापमान चाहिए, पानी भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। चावल है, चावल कौन फसल है?
खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आपका रबी फसल है। बाद बाकी चावल आपका जो है वो कौन फसल है? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, और इस 15 सवाल में कितने सवाल का आप जवाब जानते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 15वां सवाल कह रहा है कि दाल जो है किस पौष्टिक अंश का जो है स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन डी का, या वसा का? तो दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमको दाल से? तो प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।